डियर स्टूडेंट, तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी डाला था कि किस टॉपिक पे आपको जो है वीडियो चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों के जो है वो कमेंट आ रहे थे कि सर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे वीडियोस बनाइए। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे आज का जो है वो टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक में हम बेसिक सी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, बेसिक सी इंफॉर्मेशन हम जानेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम यूज कर सकते हैं और जिससे हमें जो है वो बेनिफिट होगा आगे जाके। तो आई होप यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्योंकि यह अगर वीडियो लाइक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लाइक इस पे आएंगे और उसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे जो वीडियोस आने वाले हैं वो जल्द से जल्द आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, देखेंगे कि एनाटॉमी में कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज की जाती है। तो इस पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है द सफिक्स मतलब जो है वो प्रीफिक्स और सफिक्स दो रहते हैं। तो सफिक्स किसे कहा जाता है आपको पता है? सफिक्स किसे कहा जाता है? जो कि एक वर्ड है जिसके कि लास्ट में लगाया जाता है तो उसे सफिक्स कहा जाता है। और प्रीफिक्स किसे कहा जाता है? जो कि जो हमारा वर्ड्स रहता है उसके पहले लगाया जाता है। तो सफिक्स क्या है? सफिक्स जो है वो बाद में लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अपेंडाइसिटीज, डाइसिटीज मतलब यहाँ पर ITIS और यहाँ पर सफिक्स ITIS। तो इस तरीके से यह देखेंगे हम कि सफिक्स है यहाँ पर आइटिस मीन्स आइटिस का जो है वो एनाटॉमी के लैंग्वेज में क्या होता है? इंफ्लामेशन। तो आइटिस किसे कहा जाता है? आइटिस कहा जाता है इंफ्लामेशन को। तो आइटिस मीन्स इंफ्लामेशन। और यहाँ पर देखिए अपेंडाइसिटीज मतलब अपेंडिक्स की जो है इंफ्लामेशन हो गया है उसे अपेंडाइसिटीज कहा जाता है। टॉन्सिलिटिस मतलब आपने जो है वो 12th में पढ़ा होगा, टॉन्सिल्स रहती है आपकी। तो टॉन्सिल्स का अगर इंफ्लामेशन हो जाता है तो उसे टॉन्सिटिस कहा जाता है। एथराइटिस मतलब घुटने जो रहते हैं आपके, अगर घुटनों में जो है इंफ्लामेशन आ जाता है या फिर सूजन आ जाती है तो उसे हम जो है एथराइटिस कहते हैं। न्यूरॉन्स जो रहते हैं उसमें अगर इंफ्लामेशन आ जाता है तो उसे न्यूराइटिस। डर्मेटाइटिस जो आपकी इपिडर्मिस रहती है, उसके बाद जो मल्टीपल लेयर्स रहती है या फिर आपकी जो स्किन के रिलेटेड रहता है उसमें अगर इंफ्लामेशन आ जाता है तो उसे डर्मेटाइटिस कहा जाता है। इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। तो इस तरीके से जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आइटिस के बारे में देखे। उसी तरीके से जो है हम अदर टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। तो इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, डिटेल में हम बाद में देखेंगे जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखेंगे। जैसे अपेंडाइसिटीज हम देखेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम अपेंडाइसिटीज देखेंगे। टॉन्सिटीज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे। एथराइटिस कहाँ देखेंगे? हम स्केलेटल सिस्टम में देखेंगे। न्यूराइटिस कहाँ पर देखेंगे? नर्वस सिस्टम में देखेंगे। डर्मेटाइटिस कहाँ पर देखेंगे? जो भी आपकी स्किन के रिलेटेड सिस्टम की हम स्टडी करेंगे तब हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे और उसके एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सफिक्स एक्टोमी है। एक्टोमी आपने सुना होगा, ट्यूबोक्टोमी, वैसोक्टोमी, इस तरीके से। तो एक्टोमी मींस द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ट्यूबोक्टोमी और वैसोक्टोमी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड है। तो वह क्या किया जाता है वहां पर जो है वह रिमूवल फ्रॉम दी बॉडी से जो भी पार्ट है उसे रिमूव किया जाता है। जैसे अपेंडाइसिटिक्सटोमी मतलब अपेंडिक्स जो रहता है, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रहता है उसे बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देना, तो उसे अपेंडाइसिक्टोमी कहा जाता है। उसके बाद टॉन्सिलोक्टोमी मतलब टॉन्सिल्स में जो भी इन्फ्लामेशन होता है वहां पर जो इन्फ्लामेशन होता है वहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है किसी सेल्स की, तो उसे रिमूव करने का काम जो है एक्टोमी के फील्ड में किया जाता है। तो एक्टोमी समझ में आ चुका होगा, रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। उसके एग्जांपल है अपेंडाइस्टोमी, टॉन्सिलोस्टोमी, गैस्ट्रियोस्टोमी, नेफ्रोट्रोमी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद सफिक्स जो है ओटोमी मींस ओपन, टू ओपन एंड देन क्लोज द हॉलो ऑर्गन।
जो हॉलो ऑर्गन रहता है। जैसे हार्ट के बारे में अगर आपने सुना होगा, हार्ट इट इज अ हॉलो ऑर्गन। हॉलो ऑर्गन क्यों? क्योंकि उसमें जो है कैविटीज मौजूद है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इस तरीके से। तो मीन्स टू ओपन, किसी भी हॉलो ऑर्गन को ओपन करना, बाद में क्लोज करना, उसे ही ओटोमी कहा जाता है। जैसे लेप्रोटोमी, उसके बाद हिस्टेरोटोमी, सिस्टोस्टोमी, उसके बाद सिस्टोलिथोस्टोमी। तो इस तरीके से आप जो है ओटोमी मीन्स ओपन एंड क्लोज द हॉलो ऑर्गन्स। उसके बाद जो ओस्टोमी, तो वो देखा था हमने ओटोमी। ओटोमी मीन्स टू ओपन एंड क्लोज द हॉलो ऑर्गन। ओस्टोमी मीन्स क्या? ओपन, टू ओपन हॉलो ऑर्गन एंड लीव इट ओपन। जो भी हॉलो ऑर्गन रहता है उसे ओपन करना और उसे वैसे ही ओपन छोड़ देना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओस्टोमी। और ओटोमी किसे कहा जाता है? टू ओपन एंड क्लोज द हॉलो ऑर्गन। जैसे कि सिस्टोस्टोमी, कोलोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी। तो इस यह एग्जांपल क्या रहे? ओपन हॉलो ऑर्गन एंड लीव इट ओपन, मतलब ओस्टोमी के। उसके बाद ओमा। ओमा आपने सुना होगा, कोमा मतलब कोमा में चला जाना, कार्सिनोमा। तो इस तरीके से आपको ओमा का मीनिंग क्या है? ट्यूमर। ओमा का मीनिंग क्या है? ट्यूमर। नाहीतर जो ओमा रहता है वो कोमा के रिलेटेड भी रहता है, लेकिन कोमा जो है अनकॉन्शियसनेस कंडीशन रहती है, लेकिन ओमा किसे कहा जाता है? ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स इंफ्लामेशन ऑफ द सेल्स, या फिर जिसे ही हम सिंपल लैंग्वेज में कहे तो इट इज नोन एज कैंसर अल्सो। तो ट्यूमर्स मीन्स या फिर ओमा मीन्स कैंसर। लिपोमा, ऑस्टियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, हिमैंगियोमा, कार्सिनोमा। तो इस तरीके से जो है ओमा किसे कहा जाता है? ट्यूमर को कहा जाता है। उसके बाद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या रहती है? तो द एज एट विच सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप्ड बीइंग 12 to 15 years in a girl and 13 to 16 year in a boys। तो आपको पता होगा, आप 12th में पढ़े होंगे कि प्यूबर्टी किसे कहा जाता है। तो प्यूबर्टी ऐसे कंडीशन को कहा जाता है जिसमें कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वह क्या होते हैं? ग्रो होना शुरू कर देते हैं, वह डेवलप होना शुरू कर देते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? डेवलप होना शुरू कर देते हैं। जो गर्ल्स में है वो 12 से लेकर 15 वर्ष के आयु के बीच में जो है वो प्यूबर्टी आ जाती है। वही अगर हम पुरुषों की बात करें, तो बॉयज की बात करें तो 13 से लेकर 16 की उम्र में जो है उन्हें प्यूबर्टी आना शुरू हो जाती है। तो यही वह कंडीशन रहती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो रॉन्ग डिसीजन की तरफ मूव करते हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे जो है जिन्होंने सही डिसीजन लिया वो आगे चलकर लाइफ में जो है वो सक्सेसफुल बनते हैं। तो यही वह कंडीशन रहती है जिसमें कि अलग अलग फैक्टर्स ऑकर हो जाते हैं। तो यह ऐसी एज रहती है जिसमें कि आपको खुद पे जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डेवलप होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार रॉन्ग डिसीजन भी ऑकर हो सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स किसे कहा जाएगा? तो सिम्टम्स आर द सब्जेक्टिव कंप्लेंट ऑफ पेशेंट अबाउट हिज डिसीज। तो सिम्टम्स किसे कहा जाता है? तो सिम्टम्स एक सब्जेक्टिव कंप्लेंट रहती है। मतलब अगर आपको किसी बच्चे ने अगर आपको जो है वो कॉलेज में मारा, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली जाएंगे और टीचर से कंप्लेंट करोगे। तो उसी तरीके से अगर किसी बॉडी ऑर्गन में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वह क्या करेंगे? हमें सिम्टम्स शो करेंगे, जिसकी वजह से क्या करेंगे? हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिम्टम्स आर द सब्जेक्टिव कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की सब्जेक्टिव कंप्लेंट मतलब उसके जो भी ऑर्गन है उसके जो सब्जेक्टिव कंप्लेंट रहती है वो हमें आइडेंटिफाई होती है, और उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं अबाउट हिज डिसीज। उसके बाद मूव करते हैं साइन की तरफ। साइन एंड सिम्टम्स आपने एक साथ सुना होगा, लेकिन सिम्टम्स अलग रहता है। सिम्टम्स क्या रहता है? इट इज एन सब्जेक्टिव कंप्लेंट रहती है। उसके बाद साइन क्या रहती है? फिजिकल साइन, उसमें हम पर्टिकुलरली देखेंगे। फिजिकल साइन आर द ऑब्जेक्टिव्स फाइंडिंग ऑफ डॉक्टर ऑन द पेशेंट। जो फिजिकल साइंस रहते हैं वो कब आइडेंटिफाई होते हैं? जब डॉक्टर खुद से चेक करता है पेशेंट को, तब जो भी जो सिम्टम्स या फिर साइन ऑकर होते हैं उसे हम फिजिकल साइन या फिर साइंस
कह सकते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस किसे कहा जाता है, डायग्नोसिस या टर्मिनोलॉजी आपको पता ही होगी कि डायग्नोसिस किसे कहा जाता है। तो डायग्नोसिस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज, डिसीज का क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, डिटर्मिनेशन है ऑफ द नेचर ऑफ डिसीज। यह क्या है, डिसीज का आइडेंटिफिकेशन है, डिसीज को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद डिटरमाइन करना कि यह डिसीज है कौन सा और किस ऑर्गन में यह ऑकर हो रहा है। उसके बाद नेचर ऑफ डिसीज क्या है, अलग अलग प्रकार के डिसीज रहते हैं, पर्टिकुलरली उस ऑर्गन के रिलेटेड है या फिर पूरे सिस्टम के रिलेटेड है। तो उस सारे जो प्रोसीजर रहते हैं उसे अब हम कंबाइन करेंगे तो उस प्रोसीजर को हम डायग्नोसिस कह सकते हैं। फिर डायग्नोसिस हो गया। प्रोग्नोसिस क्या रहता है, तो प्रोग्नोसिस क्या रहता है, फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिटेबल कोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम ऑफ डिसीज। फोरकास्टिंग मतलब अगर आपने देखा होगा कि टेलीविजन पे जो है वो न्यूज़ आती है तो वह क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, मतलब यह जो है वो डायरेक्टली शो कर देते। तो प्रोग्नोसिस भी ऐसी ही रहती है। प्रोग्नोसिस क्या रहती है, जो भी कोर्स या फिर ट्रीटमेंट चल रही है उस डिसीज की, उससे जो भी अल्टीमेट आउटकम आता है उसे शो करने का काम, उसे जो शो किया जाता है। मतलब अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, उसका ट्रीटमेंट चालू है, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चालू है, उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे जो है वो रिकवर हो रहा है और उसमें जरा से अच्छे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, अच्छा जो है वो वर्क कर रहा है, वह क्या कर रहा है, फिर फॉरकास्ट कर रहा है उसकी जो भी डिसीज जो भी था उसका ट्यूबरकुलोसिस वो ट्रीट हो रहा है धीरे धीरे, और उसे ही हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। मतलब डिसीज के ट्रीटमेंट के बाद जो भी अल्टीमेट आउटकम आता है उसे हम प्रोग्नोसिस कह सकते हैं। पायरेक्सिया आपको पता ही होगा, पायरेक्सिया किसे कहा जाता है, तो पायरेक्सिया इट इज ऑल्सो नोन एज द फीवर कहा जाता है, बुखार कहा जाता है। लेसन्स किसे कहा जाता है, वह लेसन नहीं जो कि आप क्लासरूम में पढ़ते, इट इज लेसन मीन्स इंफ्लामेशन रहता है कई बार। इंजुरी और सर्कमस्क्राइब पैथोलॉजिकल चेंज इन द टिश्यू, जो भी टिश्यू रहते अगर उसमें इंजुरी हो जाती है, कई बार चोट हो जाती है जिसकी वजह से इंफ्लामेशन हो सकता है, वहां पर जो है पस फॉर्म हो सकता है और उसे ही हम लेसन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कई जो है वो पिंपल आना शुरू हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर क्या होती है, इंजुरी होती है किसी भी टिश्यू की या फिर सेल की, और उसके वजह से पैथोजेनिक वहाँ पर जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, उसे ही हम लेसियन कहते हैं, लेसन नहीं लेसियन। उसके बाद इंफ्लामेशन देखेंगे। इंफ्लामेशन इज अ लोकल रिएक्शन ऑफ द टिश्यू टू द इंजुरी और द एबनॉर्मल स्टिमुलेशन कॉज बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। तो इंफ्लामेशन क्या है, लोकल रिएक्शन है जो भी ऑकर होती है। इंफ्लामेशन कब ऑकर होती है, अगर आपको किसी जगह पर चोट लगी, इंजुरी और एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हुआ, जो भी फिजिकल के वजह से हो सकता है, चोट लगी तो फिजिकल हो सकता है, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन बॉडी में ऑकर हो जाते हैं, उसकी वजह से कई बार जो है वो इंफ्लामेशन हो जाती है, इंजुरी हो जाती है या फिर एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हो जाता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स भी रहते हैं जिसकी वजह से लोकल रिएक्शन वहाँ पर ऑकर हो जाती है, इंजुरी या फिर एबनॉर्मल स्टिमुलेशन ऑकर हो जाता है जिसकी वजह से इंफ्लामेशन हो जाता है। तो इट इज कैरेक्टराइज बाय स्वेलिंग। इंफ्लामेशन किसे कहा जाता है, स्वेलिंग। उसमें क्या होता है, इंफ्लामेशन में स्वेलिंग हो जाती है, जो है कोई भी टिश्यू या फिर जो भी सेल रहता है वह स्वेल हो जाता है। उसके बाद पेन ऑकर होता है, उसके बाद रेडनेस आ जाती है उस जो भी स्वेलिंग जहां पर ऑकर होती है। उसके बाद वार्म्ड ऑफ हीट, मतलब वहाँ पर जो है वो ज़्यादा हीट का हमें महसूस हो जाती है जहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन होता है। लॉस ऑफ फंक्शन, और उस एरिया का कई बार जो है वो फंक्शन भी लॉस हो सकता है। कई बार इन्फ्लामेशन हो जाता है, कई बार जो है वो स्किन पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, कई बार जो है अंदरूनी इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग ऑकर होती है, पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, रेडनेस वहाँ पर ऑकर हो सकती है। तो रेडनेस कहाँ पर देखेंगे, जब कि आपके स्किन पर ऑकर होगा, फिजिकली आपको दिखाई दे रहा होगा, तब आपको रेडनेस दिखाई दे रही होगी। वार्म्ड ऑफ हीट, जब आपके अंदरूनी अगर इन्फ्लामेशन रहता है तो वार्म्ड ऑफ हीट आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आपके स्किन लेवल पे होगा तो वार्म्ड ऑफ हीट आपको जो है
है महसूस होगा, और लॉस ऑफ फंक्शन, और उस एरिया में फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, वो एरिया अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, वह भी आपको फिजिकली आइडेंटिफाई होगा। तो इन्फ्लामेशन ज़्यादातर किसके रिलेटेड है, फिजिकल, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसके रिलेटेड इन्फ्लामेशन, ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली यूज़ की जाती है। उसके बाद इडिमा जानेंगे हम। इडिमा किसे कहा जाता है? इडिमा स्वेलिंग ड्यू टू द accumulation of fluid in extracellular space। जो स्वेलिंग के इडिमा किसे कहा जाता है? इडिमा इज द swelling due to accumulation of fluid। कोई भी फ्लूइड रहा उसका अगर अकोमुलेशन होता है, मतलब उसका अगर सपोज हम कोई भी फ्लूइड लेते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ले लेते हैं, CSF ले लेते हैं, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, तो उसका अगर जो है अकोमुलेशन होने लगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, जो भी ब्रेन में स्पेस रहता है मौजूद, वहाँ पर अगर जो है CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अकोमुलेशन होने लगा और वहाँ पर स्वेलिंग ऑकर हुई, तो उसी को हम इडिमा कहते हैं। तो इडिमा क्या है? इट इज अ स्वेलिंग ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। उसके बाद थ्रोम्बोसिस क्या है? थ्रोम्बोसिस आपको पता ही होगा, इट इज रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइट्स, इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, दैट इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ ब्लड। थ्रोम्बोसिस मतलब आपको याद आना चाहिए कि थ्रोम्बोसिस मतलब थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। अगर इनका एक्स्ट्रावास्कुलर कोएगुलेशन होता है, इंट्रावास्कुलर, इंट्रा मतलब वेसल्स के अंदर इनका अगर कोएगुलेशन हुआ या फिर सॉलिडिफिकेशन हुआ ऑफ द ब्लड में जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर थ्रोम्बोसाइट्स का वेसल्स में जो है वह कोएगुलेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब बात करेंगे इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म क्या है? इट इज एन ऑक्लूजन ऑफ वेसल बाय द डिटैच एंड सर्कुलेटिंग ऑफ थ्रोम्बस, दैट इज इम्बोलस। इम्बोलिज्म क्या है? इम्बोलिज्म ऑक्लूजन है वेसल का ऑक्लूजन है बाय द डिटैच एंड सर्कुलेटिंग थ्रोम्बस। जो भी थ्रोम्बोसाइट्स रहते हैं उसमें अगर जो है कोएगुलेशन हो जाता है या फिर ऑक्लूजन वहाँ पर ऑकर होता है और उसको जो है वो डिटैच हो जाता है वहाँ से वेसल्स में। विजुअलाइज कीजिए कि एक वेसल है, वेसल में जो है ब्लड फ्लो हो रहा है, वहाँ पर कोएगुलेशन माइन्यूटली ऑकर हुआ है और वह कोएगुलेशन जो है ब्लड प्रेशर की वजह से रिमूव हो गया है, डिटैच हो गया और वह जो है सर्कुलेट हो रहा है। इम्बोलिज्म क्या हो रहा है? जो थ्रोम्बस है वो सर्कुलेटिंग हो रहा है और उसी कंडीशन को इम्बोलिज्म कहा जाता है। अब मूव करते हैं अगली जो है वो टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हेमोरेज। तो हेमोरेज किसे कहा जाता है? ब्लीडिंग विच मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। हेमोरेज किसे कहा जाता है? ब्लीडिंग, जो कि एक्सटर्नल भी रह सकते हैं और इंटरनल भी रह सकते हैं। तो हेमोरेज क्या है? ब्लीडिंग विच में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। अल्सर क्या है? अल्सर आपको पता होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के रिलेटेड रहता है, स्टमक के रिलेटेड रहता है। इट इज लोकलाइज ब्रीच गैप और इरोशन इन द सरफेस कंटिन्यूटी ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आपको पता होगा होल कैनो, पता होगा आपको होल कैनो क्या करता है? आग स्प्रेड करता है, आग जो है वो स्प्रेड करता है। उसी तरह जो अल्सर रहता है इसमें क्या होता है? जो भी आपका HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी आपका स्टमक में मौजूद रहता है, वह क्या करता है? वह ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने के वजह से वह जो है वो लेयर जो रहती है आपकी स्टमक की लेयर रहती है, तो उन लेयर को जो है वह डाइल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वह वहाँ पर जो है वो अल्सर ऑकर हो जाता है। A localized breach, that is gap or erosion in the surface continuity of the skin और म्यूकस मेम्ब्रेन। जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है आपकी स्टमक में मौजूद, वह जो है फट जाती है, जिसकी वजह से जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह एक्स्ट्रा शुरू हो जाता है आपके स्टमक में आना। तो उसी को जो है अल्सर कहा जाता है। या फिर आपके स्टमक के पास जो अदर ऑर्गन रहते हैं उन्हें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो है वो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए अल्सर का ट्रीटमेंट करना इम्पॉर्टेंट रहता है। उसके बाद साइनस किसे कहा जाता है? अ ब्लाइंड ट्रैक दैट इज ओपन एट द एंड लाइन बाय इपिथेलियम। आपने सुना होगा हार्ट में जो है वो साइनस प्रेजेंट रहती है, तो साइनस क्या है? ओपन एट द वन एंड। तो ब्लाइंड ट्रैक इसीलिए कहा जाता है, एक ही जगह से जो है वो ओपन रहती है, दूसरी जगह से क्लोज रहती है, इसीलिए इसका नाम है साइनस अ ब्लाइंड
ट्रैक ओपन एट द वन एंड लाइन बाय इपिथेलियम। इपिथेलियम जो टिश्यू रहते हैं उनसे जो है साइनस लाइन रहते हैं, उनसे कवर रहते हैं। उसके बाद फिस्टुला क्या है? फिस्टुला अ ट्रैक ओपन एट द बोथ एंड एंड लाइन बाय इपिथेलियम। इपिथेलियम टिश्यू से जो है वह जो भी ट्रैक रहता है, जो भी ब्लड वेसल्स का जो भी फ्लो रहता है, सर्कुलेटिंग ऑफ ब्लड का रहता है, वह दोनों तरफ से अगर ओपन होगा तो उसे फिस्टुला कहा जाता है, और अगर एक तरफ से ओपन होगा तो उसे साइनस कहा जाता है। नेक्रोसिस किसे कहा जाता है? लोकल डेथ ऑफ टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू द इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ टू द न्यूक्लियस। तो नेक्रोसिस इसे कहा जाता है जिसमें कि क्या होता है, जो भी आपका न्यूक्लियस होता है उसका डैमेज हो जाता है, इरिवर्सिबल डैमेज, मतलब बहुत बार डैमेज इसका हो जाता है। किसी भी ऑर्गन में जो भी न्यूक्लियस या सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, सेल्स रहेंगे तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, या फिर टिश्यू रहेंगे तो उसमें भी न्यूक्लियस जो है सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर इन सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं उनका अगर डैमेज हो जाता है तो इनडायरेक्टली जो है वो सेल परफॉर्म नहीं करेंगे। सेल परफॉर्म नहीं करेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल किसे कहा जाता है? टिश्यू। टिश्यू परफॉर्म नहीं करेंगे और ग्रुप ऑफ टिश्यू किसे कहा जाता है? ऑर्गन। ऑर्गन परफॉर्म नहीं करेंगे मतलब वह ऑर्गन क्या कहेंगे हम उस ऑर्गन को? डेथ ऑर्गन या फिर लोकल डेथ हम उसे कह सकते हैं, और उसी का नाम है नेक्रोसिस। आई होप ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। उसके बाद मूव करते हैं डीजनरेशन। डीजनरेशन आपने सुना होगा, अ रेट्रोग्रेसिव चेंज इन कॉजिंग deterioration in the structural and functional qualities and it is reversible process but may end in necrosis। तो डीजनरेशन क्या रहता है? डीजनरेशन इट इज एन जो है वो एक नेक्रोसिस का ही प्रकार है। तो नेक्रोसिस क्या रहता है? इसमें क्या करता है कि इसमें जो सेल्स रहते हैं, सेल में न्यूक्लियस जो है वो डैमेज हो जाता है, टिश्यू अच्छे से काम नहीं करते, ऑर्गन नहीं करते, इसलिए डेड ऑर्गन कहा जाता है। तो उसी प्रकार का काम जो है डीजनरेशन यहाँ पर शुरू होने लगता है। आपने सुना होगा कई कई बार डीजनरेशन ऑफ माइंड, सॉरी डीजनरेशन ऑफ ब्रेन। तो इस तरीके से जो है डीजनरेशन क्या है? रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव मतलब रेट्रो प्रोग्रेसिव चेंज रहते हैं ये, जिसकी वजह से क्या होगा है? डेटोरियोरेशन ऑकर हो जाता है किसी भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्वालिटीज। कोई भी ऑर्गन रहता है उसका स्ट्रक्चर अगर डैमेज हो जाता है या फिर फंक्शन अगर डैमेज हो जाते हैं तो उस ऑर्गन को हम डीजनरेशन कह सकते हैं, या फिर उस प्रोसेस को हम डीजनरेशन कह सकते हैं। इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस बट मे एंड इन नेक्रोसिस। यह रिवर्सिबल प्रोसेस रहती है, इसमें जो है वो प्रोसेस ऑकर भी होती है, नहीं भी हो सकती। तो यह कब होता है? जब नेक्रोसिस के अंत के समय, जब कोई भी ऑर्गन वर्क नहीं करता तब डीजनरेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन, तो गैंग्रीन इट इज अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस और डेथ कंबाइन विद द पुट्रेफेक्शन। तो गैंग्रीन क्या है? यह नेक्रोसिस का ही फॉर्म है जिसमें कि कंबाइन होता है पुट्रेफेक्शन। तो पुट्रेफेक्शन किसे कहा जाता है? इसका जो है जवाब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखता हूँ कि पुट्रेफेक्शन किसे कहा जाता है। नेक्रोसिस का ही फॉर्म है, डेथ होती है, उसमें कंबाइन होता है पुट्रेफेक्शन, और उसी को हम गैंग्रीन कहते हैं। उसके बाद इन्फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? डेथ दैट इज नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू ड्यू टू द सडन ऑब्स्ट्रक्शन of its artery of supply of one at the end artery। तो इन्फेक्शन किसे कहा जाता है? इन्फेक्शन कहा जाता है जिसमें कि नेक्रोसिस मतलब टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो टिश्यू की डेथ कैसे होगी? न्यूक्लियस वर्क नहीं करेगा सेल का न्यूक्लियस कब वर्क नहीं करेगा? जब उसे जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं होगा। और ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है आर्टरी में जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ चुके हैं, कुछ दिक्कतें आ चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो आर्टरी से जो है ब्लड सप्लाई जो है हमारे टिश्यू सॉरी सेल तक नहीं पहुंच रहा। सेल से जो है वो टिश्यू जो है सेल वर्क नहीं कर रही, इसलिए टिश्यू वर्क नहीं कर रहा है, और टिश्यू वर्क नहीं कर रहे मतलब होल ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद एट्रोपी किसे कहा जाता है? तो एट्रोपी क्या है? एट्रोपी इज अ डिमिन्यूशन इन द साइज ऑफ सेल्स। सेल की साइज में डिमिन्यूशन मतलब कम हो जाना, सेल की साइज अचानक कम हो जाना, टिश्यू की साइज अचानक कम हो जाना ऑर्गन की, या फिर कोई भी पार्ट जिसकी साइज लॉस हो जाती है ड्यू टू द न्यूट्रिशन।
ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिशन। अगर किसी भी सेल्स क्या करते हैं, सेल्स जो है उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस और एनी अदर मटेरियल उसमें प्रेजेंट रहता है, आपको पता ही होगा, वो हम पढ़ेंगे भी आगे जाके। तो सेल्स में वह प्रेजेंट रहता है। तो सेल्स कुछ क्या चाहिए, सेल्स को चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए, जिससे क्या होगा कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोसेस कर पाएगा। एनर्जी अगर बनेगी तो वह टिश्यू जो है एनर्जी कंबाइन हो जाएंगे, सेल टू सेल और ऑर्गन को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर वही न्यूट्रिशन के वजह से वहाँ पर जो है वो एनर्जी नहीं हो रही फॉर्म, तो उसके वजह से क्या होगा कि डिमिन्यूशन हो जाएगा, सेल का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, टिश्यू का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, ऑर्गन का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, या फिर किसी भी पार्ट का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। उसे ही डिमिन्यूशन कहा जाता है, या फिर इसका ही एक मतलब होता है कि इसकी साइज डायरेक्टली कम हो जाना। तो साइज ऑफ सेल्स, अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे को 1 महीने तक लगातार खाना खिलाए और दूसरा बच्चा है उसे 1 महीने में जो है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन खाना खिलाए, तो आपको जो है फिजिकली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है वो अच्छा दिखेगा और कौन से बच्चे में जो है वो साइज की कमी होगी, डिमिन्यूशन होगा। तो उसी कंडीशन को एट्रोपी कहा जाता है, जिसमें कि सेल की, टिश्यू की, ऑर्गन की जो है वो साइज कम हो जाती है ड्यू टू द न्यूट्रिशन। अब मूव करते हैं डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी क्या है, डिमिन्यूशन इन द साइज ड्यू टू द डिफेक्टिव न्यूट्रिशन। एट्रोफी क्या था, एट्रोफी था उसमें जो है न्यूट्रिशन के वजह से जो है वह क्या होती है, ऑर्गन की, टिश्यू की या फिर सेल की ग्रोथ नहीं होती। लेकिन डिस्ट्रॉफी क्या है, इसमें न्यूट्रिशन तो मिलता है लेकिन डिफेक्टिव न्यूट्रिशन मिलता है, जो न्यूट्रिशन चाहिए वह नहीं मिलता, इसीलिए इसे डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। हाइपरट्रॉफी किसे कहा जाता है, इंक्रीज इन द साइज विदाउट एनी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। हाइपरट्रॉफी मतलब ट्रॉपी आपने सुना होगा, आपने या फिर जो है वो 12th में बॉटनी में सुना होगा कि ट्रॉपिकल जो पेड़ पौधे रहते वह फास्ट ग्रोइंग रहते, तो ट्रॉपी इसके रिलेटेड है। हाइपरट्रॉपी मतलब फास्ट ग्रोइंग, अचानक से बढ़ जाना, इंक्रीज इन द साइज विदाउट एनी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। अगर सेल नहीं बढ़ेंगे, मतलब सेल अगर एक जो है प्रोडक्शन ऑफ सेल नहीं होगा, तो उसके वजह से साहजिक है कि आपकी जो है वो जो है पर्सनालिटी नहीं बढ़ेगी, आपकी जो है ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाइपरट्रॉफी में अचानक से आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है, अचानक से आपकी बॉडी साइज जो है वो बढ़ जाती है। इस कंडीशन को हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। हाइपरप्लासिया किसे कहा जाता है, इंक्रीज इन द साइज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से साइज बढ़ रही है, उसे हाइपरप्लासिया कहा जाता है। और सेल नहीं बढ़ रहे फिर भी साइज बढ़ रही है, उसे हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। हाइपोप्लासिया किसे कहा जाता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, जिसमें कि कुपोषित बच्चे भी आते हैं, हाइपरप्लासिया। अप्लासिया क्या कहा जाता है, फेल्योर ऑफ डेवलपमेंट। फेल्योर ऑफ डेवलपमेंट मतलब किसी बच्चे को अगर कोई भी चीज़ खिलाओ तो उसे जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, या फिर जो है वह उसकी बॉडी जो है वो ग्रो नहीं होती, इंक्रीज नहीं होती साइज उसकी, तो उसे उस कंडीशन को अप्लासिया कहा जाता है। उसके बाद सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम क्या है, अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स सिम्टम्स और साइन कंस्टिट्यूटिंग टुगेदर द पिक्चर ऑफ डिसीज। सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ डाइवर्स सिम्टम्स है। सिम्टम्स, डाइवर्स सिम्टम्स मतलब अलग अलग प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स, सिम्टम्स भी देखे हमने क्या है, साइन भी देखे क्या है, कंस्टिट्यूटिंग टुगेदर द पिक्चर ऑफ डिसीज। आपको जो है अपनी सिम्टम्स देखे, किसी भी डिसीज के आपने सिम्टम्स देखे, उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया, साइन देखे उसके बाद जो भी आपके सामने पिक्चर जो है वो प्रस्तापित होती है, आपको दिखती है जो भी डिसीज अकर हो रहा है। सपोज अगर बुखार आ रहा है किसी को, तो बुखार का साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेगा, उसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको जो है वो सर में दर्द हो सकता है, उसका जो है वो उसे नींद आ सकती है, या फिर जो है वो पेन हो सकता है। तो यह क्या हुए, एक साइन एंड सिम्टम्स हुए। और पिक्चर कैसे दिखेंगे आपको, आप इमेजिन कर सकते हो, तो वह बंदा ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा होगा, वह उसका सर अगर दुख रहा होगा तो सर दबा रहा होगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो पिक्चर ऑफ डिसीज आपको दिखाई दे रही होगी, और उसी कंडीशन को सिंड्रोम कहा जाता है। पैरालिसिस किसे कहा जाता है, तो पैरालिसिस लॉस ऑफ मोटर पावर मूवमेंट of the part of body due to the denervation
और प्राइमरी डिसीज ऑफ मसल्स। तो पैरालिसिस क्या कहा जाता है? पैरालिसिस कॉमन बीमारी है। तो पैरालिसिस में क्या होता है, जो मूवमेंट रहती है, जो भी मोटर नर्व्स रहती है, मोटर नर्व रहती है और सेंसरी नर्व्स रहती है हमारे बॉडी में। तो मोटर नर्व क्या करती है? मोटर नर्व जो है मूवमेंट के रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करती है, और सेंसरी नर्व्स अगर आपको कोई भी सेंसेशन होता है तो वह सेंसरी नर्व्स करती है। तो मोटर नर्व्स का अगर लॉस हो जाना, मोटर पावर का लॉस हो जाना, मोटर सेंसेशन का लॉस हो जाएंगे ना, तो उसे ही मोटर जो है पावर का लॉस हो जाना, उसे ही पैरालिसिस कहा जाता है। जिसमें कि कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो वर्क नहीं करता, या फिर डीनर्वेशन मतलब मोटर क्या रहती है? मोटर नर्व रहती है, तो मोटर नर्व भी अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो डी नर्वेशन वहां पर ऑकर हो सकता है, या फिर जिसे ही प्राइमरी डिसीज ऑफ मसल्स कहा जाता है, उससे उस कंडीशन को पैरालिसिस कहा जाता है। उसके बाद हेमिप्लेगिया किसे कहा जाता है? पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का आधा शरीर जो है, पूरे शरीर का आधा भाग अगर पैरालिसिस हो जाता है, वर्क नहीं करता, तो उसे हेमिप्लेगिया कहा जाता है। उसके बाद पैराप्लेगिया किसे कहा जाता है? पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब जो रहते हैं आपके, जो भी लोअर लिम्ब रहते हैं, पैर रहते हैं, वह अगर वर्क नहीं करते तो उसे पैराप्लेजिया कहा जाता है। उसके बाद मोनोप्लेजिया किसे कहा जाता है? पैरालिसिस ऑफ एनी वन ऑफ लिम्ब। जो आपके पैर है उसमें से अगर कोई भी एक पैर काम नहीं कर रहा तो उसे मोनोप्लेजिया कहा जाता है। और क्वाड्रिप्लेजिया किसे कहा जाता है? पैरालिसिस ऑफ ऑल द फोर लिम्ब। हाथ और पैर दोनों ही वर्क नहीं कर रहे, दोनों ही मूवमेंट नहीं कर रहे, और उस पैरालिसिस कंडीशन को क्वाड्रिप्लेजिया कहा जाता है। तो क्वाड्रिप्लेजिया किसे कहा जाता है? पैर और हाथ काम नहीं कर रहे, पैरालिसिस हो गया, तो उसे क्वाड्रिप्लेजिया कहा जाता है। एक पैर काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा, उसे मोनोप्लेजिया कहा जाता है। उसके बाद दोनों ही पैर काम नहीं कर रहे, पैराप्लेजिया कहा जाता है। या फिर आधा शरीर का आधा भाग जो है वो काम नहीं कर रहा, उसे हेमिप्लेजिया कहा जाता है। तो इस तरीके से पैरालिसिस के हमने अलग अलग प्रकार यहाँ पर देख लिए। अब बात करते हैं एनास्थेशिया के। एनास्थेशिया क्या रहता है? आपने सुना होगा एनास्थेशिया। कई बार ऑपरेशन को एनास्थेशिया देते हैं, ऑपरेशन हो रहा है, एनास्थेशिया दिया। किस लिए एनास्थेशिया दिया? क्योंकि वहाँ की जो भी टच सेंसिटिविटी रहती है, जो भी पेन रहता है, वह कम हो जाता है। जो टच सेंसिटिविटी रहती है, पेन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑपरेशन करते समय कोई भी जो है ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। एनाल्जेसिया किसे कहा जाता है? लॉस ऑफ पेन सेंसिटिविटी। एनास्थेशिया टच सेंसिटिविटी और एनाल्जेसिया पेन सेंसिटिविटी। और कुछ एनास्थेशिया ऐसे रहते हैं जिसमें कि दोनों ही पावर रहती है, एनास्थेशिया और एनाल्जेसिया। अगर टच सेंसिटिविटी नहीं होगी, टच मतलब आपको किसी भी जो है वो टच का सेंसेशन नहीं होगा, तो अगर डॉक्टर ने जो है वो ऑपरेशन करते समय कोई पार्ट जो है वो कट भी कर दिया तो आपका उसको जो है टच सेंसेशन नहीं आएगा, तो इनडायरेक्टली पेन तो वहाँ पर ऑकर नहीं होगा। उसके बाद थर्मल एनास्थेशिया। थर्मल एनास्थेशिया इसे कहा जाता है। थर्मल मतलब टेम्परेचर का एनास्थेशिया, मतलब टेम्परेचर का सेंसेशन आपको नहीं होगा, लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिविटी। उसके बाद हाइपर एनास्थेशिया। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, एबनॉर्मल इंक्रीज सेंसिटिविटी। आपको अगर किसी जो है वो टच भी नहीं किया फिर भी आपको सेंसेशन हो रही, तो इस कंडीशन को हाइपर सेंसिटिविटी या फिर हाइपर एनास्थेशिया कहा जाता है। उसके बाद पैरा एनास्थेशिया, परवेटेड फीलिंग ऑफ सेंसेशन। पैरा मतलब थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होकर आपको सेंसेशन अगर महसूस होता है तो उसे पैरा एनास्थेशिया कहा जाता है। कोमा क्या रहता है? कोमा इट इज अ डीप अनकॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस कंडीशन रहती है उसमें डीप अनकॉन्शियस मतलब उस पेशेंट को कोई भी बाहरी ध्यान नहीं रहता, कोई भी अंदरूनी भी ध्यान नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ गहरी निद्रा में वह पेशेंट रहता है। तो इस तरीके से कोमा हमने देख लिया। अब बात करते हैं ट्यूमर हमने पहले भी देख लिया। ट्यूमर को ही न्यूरोप्लाज्म या फिर कैंसर कहा जाता है। सर्कमस्क्राइब्ड नॉन इन्फ्लामेटरी एबनॉर्मल ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। जो बॉडी टिश्यू है, जो भी सेल्स है, उससे नॉन इन्फ्लामेटरी, कोई सूजन नहीं हो रही, एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रही, सर्कमस्क्राइब नहीं हो रही, फिर भी वहां पर जो है वो न्यूरोप्लाज्म आकर होता है, उसे ट्यूमर कहा जाता है।
या फिर वहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन ऑकर हो रहा है, सरकम स्क्राइब हो रहा है, मतलब सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो उस कंडीशन को भी ट्यूमर कहा जाता है। बेनिंग माइल्ड इलनेस और द ग्रोथ विच डज नॉट इंडेंजर लाइफ, तो बेनिंग ट्यूमर कहा जाता है कई कई बार। तो इंडेंजर्ड ग्रोथ हो जाती है जिसमें कि किसी भी सेल्स की या फिर टिश्यू की अचानक से ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर जो भी अदर ऑर्गन है उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो वह क्या करेंगे, इंडेंजर लाइफ को तो इंडेंजर नहीं करेंगे लेकिन वहां के ऑर्गन को इंडेंजर कर सकते हैं, तो बेनिंग ट्यूमर उसे कहा जाता है। मैलिग्नेंट सेवर फ्रॉम form of illness or growth which is resistance to treatment and end the death। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी आपने सुना होगा जिसमें कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद सार्की कार्सिनोमा, कार्सिनोमा क्या रहता है, मैलिग्नेंट ग्रोथ रहती है, अचानक से बड़ी हुई ग्रोथ रहती है, अराइजिंग फ्रॉम द इपिथेलियम एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म रहते हैं, जो आपके जो हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो वहां से जो है इपिथेलियम ग्रो होता है जब आपका बर्थ होता है तब, तो वहां से जो है मैलिग्नेंट ग्रोथ जो है वॉकर होती है, उसे कार्सिनोमा कहा जाता है। जो भी एक्टोडर्म में और एंडोडर्म में मैलिग्नेंट ग्रोथ हो जाती है उसे कार्सिनोमा कहा जाता है। उसके बाद सार्कोमा किसे कहा जाता है, मैलिग्नेंट ग्रोथ अराइज फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से मैलिग्नेंट ग्रोथ अराइज हो जाना उसे जो है वह सार्कोमा कहा जाता है, जो कि मेसोडर्म से ऑकर होती है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म से क्या होता है, इपिथेलियल टिश्यू जो रहते हैं उसकी ग्रोथ होती है। तो सार्कोमा देख लिया हमने, सार्कोमा क्या है, मैलिग्नेंट ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। जो भी मेसोडर्म्स रहता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो मेसोडर्म रहता है वहां से जो है कनेक्टिव टिश्यू ग्रो होते हैं, लेकिन उनकी अगर मैलिग्नेंट ग्रोथ हो जाती है तो उस कंडीशन को सार्कोमा कहा जाता है। कैंसर किसे कहा जाता है, अ जनरल टर्म यूज्ड टू इंडिकेट एनी मैलिग्नेंट न्यूओप्लाज्म, न्यूओप्लाज्म मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, किसी भी सेल की या फिर किसी भी जो ग्रुप रहते सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है, टिश्यू की। तो टिश्यू की अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो उस कंडीशन को न्यूओप्लाज्म कहा जाता है, विच शोज इन्वेंसिवनेस एंड रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द पेशेंट। कैंसर के वजह से क्या होता है कि इन्वेंसिवनेस ऑकर हो जाते हैं, कई कई बार जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर उसकी डेथ भी ऑकर हो सकती है। उसके बाद मेटास्टाल्सिस क्या है, स्प्रेड ऑफ लोकल डिसीज लाइक द कैंसर सेल टू डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मेटास्टाल्सिस क्या है, मेटास्टाल्सिस लोकल डिसीज जो रहते हैं उनकी स्प्रेड ऑफ लोकल डिसीज लाइक कैंसर सेल्स टू डिस्टेंस पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के अलग अलग कोनों तक ब्लड के थ्रू जो है कैंसर सेल्स या फिर एनी अदर डिसीज के भी जो भी सेल्स रहते हैं वो स्प्रेड हो जाना, उस प्रोसेस को मेटास्टाल्सिस कहा जाता है। लेकिन मेटास्टाल्सिस एक अलग प्रोसेस रहते हैं जिसमें कि ट्रांसफर हो जाता है, तो उस प्रोसेस का ट्रांसफर हो जाने का काम, उस प्रोसेस को मेटास्टाल्सिस कहा जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर लोकल डिसीज के रिलेटेड इट इज स्प्रेड ऑफ लोकल डिसीज लाइक एन कैंसर सेल्स टू द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर जो है बॉडी के अगर जो है वो किडनी में अगर कैंसर सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं तो वह ब्लड के साथ जो है आपके जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक भी जाएंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भी जाएंगे, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम तक भी जाएंगे। उस स्प्रेडिंग ऑफ द लोकल डिसीज और कैंसर सेल उसी को मेटास्टाल्सिस कहा जाता है। कोवैलेंसेंस किसे कहा जाता है, द रिकवरी पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द डिसीज एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्लीट हेल्थ। तो डिसीज हुआ उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दी, तो ट्रीटमेंट के बाद जो है उस पेशेंट को अच्छा लगने लगा और फाइनली वो रिकवर हो गया। तो उस दौरान का जो भी पीरियड रहता है, रिकवरी पीरियड रहता है, उस डिसीज से एक पर्टिकुलर हेल्दी पर्सन तक का जो भी टाइम ट्रैवल रहता है, उसका जो भी पीरियड रहता है उसे कोवैलेंसेंस कहा जाता है। थेरेपी मेडिकल ट्रीटमेंट, थेरेपी मेडिकल ट्रीटमेंट रहती है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर कोई भी क्यूरीज रहते हैं तो कमेंट करके पूछिए, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक के रिलेटेड जो है मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका जो है वो टॉपिक जल्द से जल्द क्लियर हो सके। आई होप यह वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा। Thank you very much for watching video till end. Do not forget to subscribe the Pharma Guide Hindi for more and more educational content videos. Thank you.